नमस्कार दोस्तों जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें जो कौरवों की तरफ से जो पहले सेनापति थे भीष्म पितामह, अपने सिद्धांतों के लिए बेहद चर्चित रहे हमेशा। और उन्होंने कृष्ण से एक ही वरदान मांगा था। विरोधी शिविर में होते हुए भी कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था में कभी कोई कमी नहीं आई। उन्होंने एक ही वरदान मांगा था कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वेच्छा मृत्यु का मुझे वरदान मिल जाए कि जब मैं चाहूँ तब मरूँ। मुझे इतना ही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं अमर हो जाऊँ या कुछ ऐसा है। तो स्वेच्छा मृत्यु का एक वरदान उसने मांगा, जो उसको मिल गया। और मित्रों, पहले महाभारत के 18 दिन युद्ध चला था, उसमें पहले सेनापति ये थे। और जब ये घायल होकर गिर पड़े और दूसरे सेनापति द्रोणाचार्य ने अपना पदभार संभाल लिया, तो उसके बाद भी इनका ये था कि जो शरीर है धरती पर ना गिरे। इनकी एक थी, इन्होंने कृष्ण अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, तुम तो मेरे वंशज तो हो ही, लेकिन साथ साथ तुमने हमेशा मेरे लिए एक श्रद्धा का भाव रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी देह जो है वो ज़मीन पर ना टिके, धरती से यार थोड़ा सा ऊपर उठा के मुझे लेटाओ। और अर्जुन ने तीरों की एक शैया बना दी थी, और तीरों की शैया के ऊपर भीष्म पितामह को लेटा दिया गया था। और यद्यपि वो स्थिति में नहीं थे ज़्यादा कि वो चल फिर सकें या कुछ ऐसी बात कर सकें, लेकिन उनकी चेतना पूरी की पूरी कायम थी। ये बहुत बड़ी बात है महाभारत की काल की। और उन्होंने 18 दिन पूरे युद्ध को देखने के बाद, अपना अंतिम संदेश देने के बाद, स्वेच्छा से अपनी देह का त्याग किया था। मित्रों, ये प्रसंग मैंने सिर्फ आपको एक भूमिका के लिए दिया है। वास्तविक बात जिस पे आप चर्चा आज के दिन करनी ज़रूरी है कि दुनिया भर में एक नया ट्रेंड, एक नई प्रवृत्ति जो है वो बल पकड़ती जा रही है कि स्वेच्छा मृत्यु, इसको कानूनी रूप देने के लिए बहुत सारे देश जो हैं वहाँ जद्दोजहद भी चल रही है, संघर्ष भी चल रहा है। लोग बाकायदा ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके लोग अपनी अपनी सरकारों को दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन जैसे जागरूक देश में भी वहाँ की संसद के 37% जो सदस्य हैं वो इस बात के पक्ष में हैं कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के चुनने का अधिकार मिलना ही चाहिए। उसको जब जीने का अधिकार आपने एक कानून की धाराओं में शामिल किया है कि वो जी सके, इसके लिए जो सत्ता का तंत्र है वो सारे प्रबंध करेगा, अस्पतालों का निर्माण करेगा, सुख सुविधाएं देगा, सड़कें बनाएगा, ये सब कुछ किस लिए है? जीवन सुखी रहे। जब इतना कुछ किया है तो मरने का अधिकार आप कैसे उससे छीन सकते हैं? एक ऐसा भी जीवन में एक ऐसा चरण भी आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि मैं अब क्या करूँगा जी के। ये दो तरह से आता है, एक हताशा में और एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के बाद। आदमी सोचता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला ज़िंदगी में। अब ये जो पुराना संवाद है फिल्मों का कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, तो ये ज़िंदगी जो है जब व्यर्थता का इसमें एहसास पैदा हो जाए कि जीवन जीने के लायक नहीं है, तो उस वक्त ये एक इच्छा बलवती होती है कि मर जाना चाहिए। और वैसे इस तरह की जो मृत्यु है उस पर पाबंदियां बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ आत्महत्या का वो एक क्लास है, और ये दुनिया भर के लगभग अधिकांश देशों के जो पीनल कोड हैं, जो दंड संहिताएं हैं, उनमें एक प्रावधान है कि आदमी कोई खुदकुशी करता है तो वो उसको ये अधिकार नहीं है। वो अलग बात है कि शायरी में आप कह लेते हैं कि मौत ना हो, इश्क ना हो तो दिल लगी, और मौत ना हो तो खुदकुशी, ये भी करे ना आदमी तो आखिरकार करे भी क्या। ये शायरी की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी में जब ज़िंदगी जीने के लायक नहीं रहती तो उस वक्त बड़े सवाल पैदा होते हैं। ऐसा ही प्रश्न बादल सरकार ने भी उठाया था। आपको पहले भी एक एपिसोड में जिक्र कर चुका हूँ। उनका एक नाटक था, तो उस नाटक में एक पात्र जो है नायक, वो आत्महत्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है।
और लोग उसकी खुदकुशी पर विचार विमर्श के लिए संगोष्ठियाँ आयोजित कर रहे हैं। बहस हो रही है कि इस आदमी को मरने की क्या ज़रूरत थी, ये आदमी हमारे पूरे परिवेश के लिए बड़ा आदर्श साबित हो रहा था, इसको तो इस तरह से मरने का हक नहीं था। इसने अनधिकार चेष्टा की और सारी जो अपना सारा जो सामाजिक परिवेश है उसको उदास कर दिया। ये कोई बात थोड़ी हुई। चर्चा चल रही है और नाटक है, नाटक में बहुत सारी बातें नाटकीय ढंग से कहनी होती हैं। तो जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की होती है, जिसका दाह संस्कार या उसको दफनाने की वो रस्में भी पूरी हो चुकी हैं, वो अचानक मंच पर आ जाता है और मंच पर आकर वो एक बात कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। मैं सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जब ज़िंदगी में अर्थहीनता आ जाए, जब उसका कोई मकसद ना रहे, उद्देश्य ना रहे, तो आप जिस ढंग की अर्थहीन ज़िंदगी जी रहे हैं, ये जीना भी क्या जीना है? इस जीने से आत्महत्या करना बेहतर है। मैं सिर्फ इतनी बात कहने के लिए मैं अपने दूसरे लोग से आपके सामने आया हूँ। बात एक कल्पना शक्ति की है, लेकिन इसमें एक संदेश है कि ज़िंदगी को सार्थकता चाहिए, उसका एक औचित्य चाहिए। अगर आप औचित्य सिद्ध नहीं कर सकते, अगर आप ये साबित ही नहीं कर सकते आप जीने के लायक हैं, तो आपको जीने का अधिकार क्या है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और अब ये इसको वैधानिक रूप देने के लिए बहुत सारी सरकारों की ओर से प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन उसमें अमेरिका की जो लॉबीज़ हैं, इनके लिए अलग अलग NGOs बने हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं बनी हैं जो लड़ रही हैं कि सबको मृत्यु का मौलिक अधिकार होना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ ब्रिटेन में नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में, जिनमें हॉलैंड भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, फिनलैंड है, कुछ और छोटे छोटे देश और बड़े बड़े देश, फ्रांस में भी बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। वो सब जगह ये आंदोलन के रूप में बात सामने आने लगी है कि इच्छा मृत्यु का अधिकार होना चाहिए, कि व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन समाप्त कर सके। और उसके लिए कुछ एक संस्थाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने ये पेशकश भी की है कि अगर मरने वाला चाहे कि उसके लिए कोई वो नदी के किनारे अच्छे माहौल में मरना चाहता है, तो हम उसके लिए सुख सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड करने को तैयार हैं। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मृत्यु जो है वो नाचते गाते लोगों के बीच में हो, तो हम उसको इवेंट, मतलब ये है कि अब ये मृत्यु का, स्वेच्छा मृत्यु का अधिकार भी एक इवेंट बनता जा रहा है। और इवेंट मैनेजमेंट हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फैशन है मित्रों। बहरहाल चर्चा का विषय है, रोचक है और इन दिनों इसकी खूब चर्चा हो रही है विश्व भर में, इसलिए आपसे कुछ जानकारियाँ बांटना मेरा फ़र्ज़ था। शुक्रिया।